तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जातियों के अनूठेपन निबंध के बारे में। तो दोस्तों ये निबंध बालकृष्ण भट्ट जी ने 1887 में लिखा था, यानी कि अपने 1857 की क्रांति के कुछ साल बाद। तो उसका क्रांति का असर इसमें भी दिखता है। ये जो निबंध है दोस्तों बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट है, समझ में आसानी से नहीं आता है। आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसे एक्सप्लेन करना मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, पर लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आपको आसान तरीके में इसे मैं समझा पाऊं। तो देखते हैं कि मैं कितना इसे समझा पाता हूं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं जो इस वीडियो में आपके बात करूंगा वो केवल एक फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए रहेगी, मतलब आधार बेस। ये वीडियो देखने के बाद आपको निबंध जाके पढ़ना है और नीचे में कुछ नोट्स दूंगा, उसे पढ़ना है। तब जाके आपको ये जो निबंध है समझ में आ जाएगा होपफुली। बाकी मैं कोशिश करता हूँ पूरी अपना बेस्ट देने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राजा के शो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं जातियों के अनूठेपन निबंध के बारे में, जिसे दोस्तों लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। इन्होंने दोस्तों ये निबंध 1887 के आसपास लिखा था। तो दोस्तों ये जो निबंध है 1857 की क्रांति से कुछ प्रभावित है। भट्ट जी ने दोस्तों इस निबंध के अंदर राष्ट्रीयता के ऊपर ज्यादा बल दिया है। राष्ट्रीयता के निर्माण में जातियों का अनूठापन किस तरीके से एक बाधा के रूप में है उसके बारे में बताया है। तो दोस्तों इस निबंध को हम दो पार्ट में समझेंगे। पार्ट 1 के अंदर हम दोस्तों इस वाले सेक्शन को रखेंगे यहाँ तक, और पार्ट 2 है ये नीचे वाला। राष्ट्रीयता के निर्माण में जातियों का अनूठापन सबसे ज्यादा जो है बाधक मूलक रहा है। अब बात कर लेते हैं जातियों में अनूठापन क्या है। किसी भी जाति में दोस्तों कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो उसे और जातियों से अलग करती है, तो उसे तो कह देते हैं हम अनूठापन। उस जाति का वो अनूठापन है, यानी कि वो उस जाति की एक तरीके से विशेषता है जिस तरीके से वो रहती है। तो दूसरी जो हम बात करेंगे कि जो विशेषता आती है वो उसमें आई कैसे। इसके लिए दोस्तों बालकृष्ण भट्ट हमें बताते हैं कि उस विशेषता को जानने के लिए हमें उसके पहले इतिहास को जानना पड़ेगा कि जो शुरुआत में वो अनूठापन है वो कैसे आया। तो इसके लिए दोस्तों हमें उस जाति का इतिहास देखना पड़ेगा। तो ये अनूठापन कब और कैसे किसी जाति में आता है ये हम कहाँ से पता कर सकते हैं, उसके इतिहास से। तो अब दोस्तों बात करते हैं ये अनूठापन आता कैसे है। जाति में अनूठापन दोस्तों आने का सबसे जो मेन कारण है वो है पर्यावरण। जिस पर्यावरण में दोस्तों वो रहते हैं, जैसे भारत में कई तरह के पर्यावरणिक वातावरण पाए जाते हैं, जैसे पहाड़ी एरिया, ठंडा एरिया और गर्म एरिया। तो वहाँ के एरिया के हिसाब से लोगों का जो रहना सहना होता है, तो इससे भी उनके अंदर काफी अनूठापन आता है। जैसे दक्षिण में समुद्र के पास रहने वाले लोग मछली और चावल का सेवन ज्यादा करते हैं। कपड़े जो है उनके हल्के होते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी का मौसम ज्यादा रहता है। और दूसरी जगह हम देखें ठंड की तरफ, ठंडे एरिया में लोगों के पास वहां पर धूप कम आती है, कपड़े वो ज्यादा पहनते हैं। उनकी स्किन का कलर देखेंगे तो भी गोरा होता है कंपैरिजन अगर करें हम दक्षिण भारत से। तो ऐसे ही दोस्तों नेपाल साइड जाते हैं, वहाँ के लोगों का रहना सहना थोड़ा अलग तरीके से है। तो जैसे वातावरण में वो लोग रहते हैं उसी हिसाब से उनके अंदर कुछ विशेषताएं आ जाती है जो उन्हें औरों से क्या कर देती है, थोड़ा अलग कर देती है। तो इसी को बालकृष्ण भट्ट जी बताते हैं कि ये जो भिन्नता है इसे भिन्नता के रूप में ना लेकर के इसे देखना चाहिए कि जो कारण है ये स्वाभाविक है। मतलब उनमें जो ये अनूठापन आया है वो उनकी विशेष परिस्थितियों में रहने की वजह से आया है, जो कि एक सामान्य बात है। इसके ऊपर हमें ये जो भावना रखते हैं अलग वाली, इसके आधार पर ये भावना रखना कि वो लोग ऐसे हैं, हम ऐसे हैं और हम में और उनमें काफी अंतर है, हम एक नहीं है, अलग अलग करने की जो भावना रहती है, इसको वो दूर करने के लिए इस निबंध में लिखते हैं। अब दोस्तों अब बात करते हैं इस पार्ट 2 के बारे में, जिसकी तो कोई भी जाति दोस्तों आगे बढ़ती है तो उसका कोई एक बीज रूप या मूल कोई सिद्धांत होता है जिसके ऊपर वह चल रही होती है। तो इसी को जो बालकृष्ण भट्ट थे भारत के लिए उस बीज को इन्होंने बताया मननशीलता, और अंग्रेजों के लिए बताया स्वच्छंदता। या इसके ऊपर अभी मैं बताऊंगा आगे। इधर यहाँ पर वो किसी एक स्पेसिफिक जाति को लेकर के, मतलब कि अपने भारत देश की कोई दो जातियों को लेकर के मतलब कंपैरिजन नहीं करते। वो यहाँ पर एक तरफ भारत को ले लेते हैं, दूसरी तरफ अंग्रेज को ले लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस बोले तो एक तरीके से इनके ऊपर बात करते हैं कि हमारे में और इनके में क्या अंतर रहा एक तरीके से। तो भारत में जो बीज गुण उन्होंने बताया वो है मननशीलता, और अंग्रेजों में उन्होंने रखा है इसको स्वच्छंदता को, और राजनीतिक एकता।
तो पहले हम भारत वाले में बात कर ले। तो भारत की जो संस्कृति रही वो शुरू से ही मननशीलता पर आधारित रही। मननशीलता मतलब चिंतन करने की पद्धति। किसी भी चीज, अगर कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, उस पर सोच विचार करना, वो सब मननशीलता के अंतर्गत आ जाता है। इसी मननशीलता के यानी चिंतन की पद्धति से भारत ने प्राचीन समय में काफी ज्यादा उन्नति करी थी। आप सब लोग जानते हैं भारत को एक टाइम पे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, क्योंकि भारत में जो मननशीलता की पद्धति से लोग इतने आगे बढ़ गए थे आध्यात्मिक क्षेत्र में कि जहाँ पर जो और दूसरी सभ्यता थी उनका तो ठीक से विकास तक नहीं हुआ था। भारत ने उस समय बहुत ज्यादा उन्नति कर ली थी। तो इस उन्नति के पीछे जो राज था वो इस मननशीलता का ही था। इसलिए आपने इतिहास में देखा भी होगा कि भारत को बहुत ज्यादा उन्नत दिखाया गया है धार्मिक रूप से। इस मननशीलता के चक्कर में भारत ने धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा उन्नति तो प्राप्त करी, पर लेकिन इसी के चक्कर में हमें काफी ज्यादा हानि भी उठानी पड़ी। यानी कि लोग धर्म और मजहब में इतने ज्यादा मतलब उनके ऊपर ही सोच विचार करने लग गए, जो समाज की अन्य जो महत्वपूर्ण बातें थी, चीजें थी, उनसे उनका ध्यान बिल्कुल हट गया। वो पूरी तरीके से फोकस्ड हो गए थे धर्म पर ही, धर्म मजहब इसी बातों पर, और एक तरीके से शांति संपदा या पारलौकिक चिंतन में, जिससे दोस्तों उनके अंदर ये अकर्मण्यता आ गई थी। मतलब वो कुछ भी काम अब करना नहीं चाहते थे, उन्हें बस परलोक चाहिए, उन्हें बस शांति चाहिए थी, और धर्म संबंधित मामलों में अपने आप को बिजी रखना चाहते थे। उनके अंदर अकर्मण्यता आ गई थी। दूसरी ओर ब्रिटिश अंग्रेज या फिर अन्य सभ्यता थी, यहाँ पर ब्रिटिश का एग्जाम्पल दिया गया है। तो वहां का जो मूल्य सिद्धांत था वो था स्वच्छंदता। अंग्रेजी सभ्यता में दोस्तों स्वच्छंदता का बीजपन माना जाता है कि उनके जो विचारों में स्वच्छंदता थी। उनके यहाँ पर मननशीलता बेशक ना हो, पर लेकिन स्वच्छंदता थी। और ब्रिटिशों के राज में अंग्रेजों में एक जो खासियत थी जो भारत में नहीं थी, वो थी राजनीतिक एकता। किसी भी राष्ट्र के विकास में और स्पेशली इस राष्ट्रीयता के निर्माण में दोस्तों अगर कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वह है एकता। पर लेकिन ये एकता अगर हमें देखने को मिलती है वो अंग्रेजों में देखने को मिलती है, स्पेशली राजनीतिक एकता की अगर हम बात करें तो। बालकृष्ण भट्ट बताते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीयता के निर्माण के लिए। आप सभी जानते हैं भारत में राजनीतिक एकता बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ के लोग आपस में ही लड़ते रहते थे, तो राजनीतिक एकता तो हमारे यहाँ थी नहीं। दूसरा पॉइंट जो है उद्यमशीलता। अंग्रेज लोग उद्यमशीलता यानी कि बिजनेस वगैरह करने में, पैसा कमाने में अपना जो ध्यान लगाते थे, इसी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा क्या थे, कर्मशील थे। हमारी तरह अकर्मण्यता में वो नहीं फंसे। तो यही अंतर बालकृष्ण भट्ट इस निबंध में बताते हैं कि अगर हमें भी क्या कहते हैं आजाद होना है तो इनसे ये कुछ जो गुण है वो सीखने पड़ेंगे। यानी हमारे पास भी राजनीतिक एकता हमें लानी होगी, उद्यमशीलता को अपनाना होगा। इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं आप लोग, वैज्ञानिक चिंतन की पद्धति को भारत में लाना, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट उन्होंने गिनवाया था। तो अब इन सब की जरूरत तो है, भारत को नहीं है, इन्हें अपनाने की जरूरत है। इसके बिना विकास होना बहुत ही मुश्किल है। और दोस्तों बिना एकता के राष्ट्रीयता की भावना आना तो लगभग असंभव है। तो अगर इसको अब मैं समराइज कर दूं जातियों के अनूठेपन में, तो दोस्तों जाति के अनूठेपन में बालकृष्ण भट्ट जी पहले बात करते हैं जातियों के बारे में, उसमें जो अनूठापन वो कैसे आया। उसके बाद दोस्तों ये बात करते हैं भारत और अंग्रेजों के बीच में जो क्या भिन्नता है वो बताते हैं। तो जो पूरा निबंध है लगभग इसी में चलता है। इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स आपको दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिखे हुए नोट्स दे दिए हैं आपको, वहां से आप देख सकते हैं। और एक बात दोस्तों मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें कि मैंने जो भी बातें आपको बताई वो केवल आपका बेस क्लियर करने के लिए था, एक तरीके से आधार निर्माण करने के लिए। आप इस निबंध को जाके पढ़िएगा, आपको ये निबंध बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो देख करके केवल ये निबंध आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा और क्वेश्चन आंसर आप इसके लिख पाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मैंने केवल आपका बेस क्लियर करा है, आप इस निबंध को पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आंसर्स आप लिख पाएंगे। बिना इसको पढ़े तो आप आंसर्स नहीं दे पाएंगे। तो इस निबंध को एक बार पढ़िएगा जरूर, और फिर दोबारा इस वीडियो को देखना, और नीचे जो मैंने नोट्स दिए हैं वो भी पढ़ लेना। तो आपको ये वाला जो है जातियों का अनूठापन निबंध बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। नीचे कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए,
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।